हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमने स्टार्ट किया था यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स का सिलेबस, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 10 दैट इज इनकम टैक्स। ये हमारी यूनिट 10 की फर्स्ट क्लास है। तो आज बेसिक ऑफ इनकम टैक्स से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक तरीके का बर्डन होता है जो कि कंज्यूमर को चुकाना पड़ता है। अब यहीं से आया, किसको चुकाना पड़ता है? कंज्यूमर को। बट एक्चुअली टैक्स हमेशा कंज्यूमर पे नहीं लगता है। टैक्स आपका दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को आप कहते हो दिस इज प्रोग्रेसिव इन नेचर and the indirect tax is regressive in nature. रीग्रेसिव इन नेचर। अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर को चुकाना पड़ेगा जब उसकी इनकम ज्यादा होगी। इनकम ज्यादा होगी, वेल्थ ज्यादा होगी, तो कंज्यूमर को चुकाना पड़ेगा। ये आपका, आप कह सकते हो, नैरो इन नेचर होता है। जिसकी इनकम ज्यादा है सिर्फ उसी को चुकाना है, सबको नहीं चुकाना। इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल ले लो आप जीएसटी का। जीएसटी कंज्यूमर पे करेगा। इनकम 2 रुपए हो तो भी जीएसटी, 200 रुपए हो तो भी उस प्रोडक्ट पे वही जीएसटी, 2000 हो, 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, कोई मैटर नहीं करता। जीएसटी सभी को देना पड़ेगा, सेम रेट से देना पड़ेगा। दिस इज वाइड। सेम रेट से देने का मतलब ये है, अगर आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो, प्रोडक्ट ए, तो प्रोडक्ट ए पे 5% जीएसटी सभी के लिए फिक्स है, 5%। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम इससे ज्यादा हुई तो आपको जीएसटी 10% देना होगा, नहीं। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स में, कस्टम ड्यूटी। ये कस्टम ड्यूटी क्या होता है? कस्टम ड्यूटी भी आपका एक तरीके का टैक्स होता है जो इम्पोज किया जाता है ऑन गुड दैट ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। समझ में आया? अब ये टर्म बताई मैंने, प्रोग्रेसिव इन नेचर और रिग्रेसिव इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। टैक्स जो है वो इनकम के साथ प्रोग्रेस करेगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। वहीं पे रिग्रेसिव टैक्स, जैसे जैसे आप ज्यादा क्वांटिटी के अंदर चीजें परचेज करते जाओगे या ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे अपनी कंट्री से, तो आप पे लगने वाला टैक्स कम हो जाएगा। तो दिस इज रिग्रेसिव इन टैक्स। समझ में आया? समझ में आया बेसिक पॉइंट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना, अब टैक्स कौन लगाता है वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे कुछ शेड्यूल्स है। यहाँ हमारे पास एक 7th शेड्यूल है। कौन सा? 7th शेड्यूल के अंदर हमें 3 लिस्ट दी हैं। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट का मतलब है इसके अंदर जो भी चीजें आएंगी वो सारा का सारा काम, वो सारे के सारे लॉ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो सारे के सारे लॉ जो है वो हर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो हर स्टेट के अलग 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 भी हो सकते हैं। यूनियन में आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक स्टेट का एग्जांपल ले लो, यूनियन का एग्जांपल अभी 2 मिनट में माइंड में आता है तब बताती हूँ। स्टेट का एग्जांपल ले लो, पुलिस। आपने सुना होगा हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, यूपी पुलिस। क्या आपने कभी इंडिया पुलिस सुना है? समझ में आ गया? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो चीजें आते हैं जिसपे स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों मिलकर डिसीजन लेगा। लाइक आपकी एजुकेशन, एजुकेशन में हरियाणा बोर्ड भी है, सीबीएसई बोर्ड भी है। आप कह सकते हो हेल्थ से रिलेटेड डिसीजंस।
अब यहाँ पे यूनियन के अंदर हमारी एक एंट्री होती है, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 के अंदर ये बोला गया है इनकम टैक्स लगेगा अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। वहीं पे स्टेट के अंदर हमारी एक एंट्री है, एंट्री नंबर 46। ये एंट्री नंबर ही पूछा गया था आपसे पहले भी यूनियन का, इसको ध्यान रखोगे प्लीज। एंट्री नंबर 46, एंट्री नंबर 46 में क्या बोला है, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब यहां से क्या समझ आया, यहां से ये समझ में आया कि हमने इनकम टैक्स के अंदर देखा है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगाता है, कितना टैक्स लगा सकते हैं, वो सब कौन डिसाइड करता है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वहीं पे एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जितनी भी इनकम होगी उस पर टैक्स कौन लगाएगा, कितना लगाएगा, कैसे लगाएगा, वो सब यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। समझ में आया, मैंने ये वाला पॉइंट आपको बताया क्यों, क्लियर है। उसके बाद आ जाओ कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स। जब हम इनकम टैक्स लगाते हैं तो इनकम टैक्स के लिए हमारे पास सिर्फ एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा इस साल जो है वो हमारे पास प्रोविजन आया है 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या ये हमारे एक्ट के अंदर चेंज आ गया, बिल्कुल भी नहीं। ये आया है हमारे फाइनेंस एक्ट के अंदर चेंज। फाइनेंस एक्ट हमारा एनुअली निकलता है, तो क्या क्या ये चीजें हैं जो एनुअली निकलती हैं, कौन से एक्ट हैं, कौन से प्रिंसिपल है, कौन से रूल हैं, ये सब इसके कंपोनेंट्स का पार्ट बनता है। फर्स्ट मेजर कंपोनेंट तो आपका इनकम टैक्स एक्ट ही बनेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर दो चीजें आती हैं, एक प्रोविजन आते हैं और एक उनकी एक्सप्लेनेशन आती है। प्रोविजन इज लाइक की असेम्पशन है कि ये चीजें यहाँ पे फॉलो नहीं होगी, और उसी को जब आप एक्सप्लेन कर देते हो तो उसका एक्सप्लेनेशन बन जाता है। प्रोविजन का मतलब होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस। आप इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे प्रोविजन पढ़ते हो कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है, बट हमारे पास एक ये न्यू प्रोविजन है जिसके अंदर आप पार्शियल इंटीग्रेशन का पार्ट भी पढ़ते हो। तो ये सब क्या है, प्रोविजन का मतलब है असम्पशंस। उस प्रोविजन को और बेटर तरीके से जब एक्सप्लेन किया जाता है तो वो होती है उसकी एक्सप्लेनेशन, मतलब कि एक्सप्लेनेशन इज नॉन एज द क्लैरिफिकेशन ऑफ प्रोविजन। समझ में आया। बाकी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपके सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, वो सब हम साथ साथ ही पढ़ते चलेंगे। डिडक्शन के सेक्शन होते हैं आपके, डेफिनेशंस के सेक्शन होते हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल कहाँ होगी, नॉन टैक्सेबल कहाँ होगी, पार्शियल इंटीग्रेशन का सेक्शन क्या है, सेक्शन 4 हमारा चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन के लिए हमारी 5 हेड ऑफ इनकम आती है, 5 हेड के अलग अलग सभी के चार्जिंग सेक्शन है, वो सब हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ ये याद रखो इनकम टैक्स एक्ट होता है जिसके अंदर प्रोविजन आते हैं एंड उसके सेक्शंस आते हैं। पहले सेक्शन, सेक्शन में जहां एक्सेप्शन आएंगे वहां प्रोविजन, देन उन प्रोविजन को एक्सप्लेन किया जाएगा फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एनुअल फाइनेंशियल एक्ट या एनुअल फाइनेंस एक्ट। आपको ये पता है हर साल हमारा बजट इशू होता है, इस बार निर्मला सीतारमन ने ही आपका बजट पेश किया है। जो ये बजट पेश किया जाता है इसको आप कह सकते हो दिस इज योर एनुअल फाइनेंशियल एक्ट। बजट पेश करने के बाद जो हम प्रोविजंस लेते हैं, जो जो चेंजेस लेके आते हैं, जो जो प्लान करते हैं कि इस साल हम क्या करने वाले हैं, इस साल कितना पैसा कहाँ खर्च होएगा, किस पे कितना टैक्स लगेगा, वो सारी चीज एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर आती हैं।
समझ में आया? समझ में आया, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। थर्ड थर्ड आता है इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स रूल, ये इनकम टैक्स रूल क्या है? ये इनकम टैक्स रूल जो है ना, वो सीबीडीटी ने बनाया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब ये सीबीडीटी को बनाने की पावर किसने दी? ये दी है आपके इनकम टैक्स एक्ट ने। तो इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू हमारे पास कुछ रूल बनाए गए हैं सीबीडीटी ने। तो सीबीडीटी ने जो ये रूल बनाए हैं, ये इनकम टैक्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, आप ये कह सकते हो, या फिर यू कैन से अंडर द पावर ग्रांटेड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। रूल के अंदर दो चीजें आती है मेनली, कुछ आपके नोटिफिकेशंस होते हैं एंड कुछ सर्कुलर्स होते हैं। नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। नोटिफिकेशन में क्या? नोटिफिकेशन बाइंडेड टू एवरीवन, एसएससी के लिए भी और टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी, कि इस तरीके से काम करना पड़ेगा, दिस इज नोटिफिकेशन। एंड सर्कुलर जो है वो बाइंडेड होता है डिपार्टमेंट के लिए, एसएससी के लिए नहीं होता, बट एसएससी उस हिसाब से काम कर सकता है, एसएससी उस हिसाब से काम कर सकता है। यहां तक क्लियर हुआ थोड़ा सा? और उसके बाद आता है आपका सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। ये इसी का पार्ट होता है, अलग से पार्ट तो हम इसे नहीं कहेंगे, बट फिर भी एक बार लिखवा देती हूँ। सर्कुलर या नोटिफिकेशंस, सर्कुलर या नोटिफिकेशन कौन बनाता है? बाय सीबीडीटी। ये भी सीबीडीटी ही बनाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? लास्ट आता है फिफ्थ, लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक एसएससी है जो इंडिया के अंदर भी टैक्स पे कर पा रहा है, और कहीं वो दूसरी कंट्री में जाता है तो वो वहां भी वहां का रेसिडेंट बन गया, उसको दोनों कंट्री में टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो वो करता है केस। उसने केस किया कि मैं दो जगह टैक्स कैसे पे करूं, मेरे को कोई राहत दो। तो लीगल डिसीजन आया कि हमें कुछ ऐसा प्रोविजन लेके आना पड़ेगा जिसके थ्रू एक एसएससी डबल टैक्सेशन सिस्टम से बच सके। तो जो भी कोई भी केस हुआ XYZ रीजन के कारण, उस पे अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो वो बाइंडेड होगा और वो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन में डाला जाएगा। समझ में आया? देखो अभी एक बार दोबारा करते हैं। सबसे पहले हमने टैक्स देखा, टैक्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट रिग्रेसिव। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आपका जीएसटी आ गया, कस्टम ड्यूटी आ गया, यूनियन एक्सरसाइज टैक्स आ गया। यूनियन एक्सरसाइज टैक्स क्या होता है? यूनियन एक्सरसाइज टैक्स आपका वो ड्यूटी होती है जो प्रोड्यूस किया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू लगाया जाता है, और उन चीजों पे लगाया जाता है जो प्रोड्यूस होती है, जिनपे प्राइमरीली जीएसटी नहीं लगता, मेनली ये कह सकते हैं। तो यूनियन एक्सरसाइज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो लेव्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड विद इन द कंट्री ऑन विच you can say the primarily that are not covered the under GST Act। प्राइमरीली जो जीएसटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होती हैं उन गुड्स के ऊपर लगाया जाता है। तो ये ऐसी कौन कौन सी गुड्स होती हैं? इसके अंदर आ गया आपका एल्कोहल। एग्जाम्पल याद रखना, ये प्रीवियस ईयर पूछा गए हैं एग्जाम्पल। एल्कोहल, टबैको, सबसे मेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आप सबको लगता होगा पेट्रोलियम के ऊपर आपका जीएसटी लगता है, बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर आपका जीएसटी नहीं, यूनियन एक्सरसाइज टैक्स लगता है। स्टार मार्क कर लो इसे। उसके बाद हमने देखा शेड्यूल्स के बारे में। शेड्यूल हमारे तीन 7 शेड्यूल के बारे में, जिसमें 3 लिस्ट दी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में एंट्री 82 के अंदर बताया गया है कि इनकम टैक्स लगेगा।
बट ये बोला है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। स्टेट लिस्ट में बताया गया है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, वो स्टेट डिपेंड करेगा कितना लगेगा, एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन जनरली एग्जाम्प्ट होता है। कॉन्करेंट लिस्ट में वो चीजें आती हैं जहां स्टेट एंड यूनियन मिलके दोनों एक साथ डिसीजन लेते हैं। उसके बाद हमने इनकम टैक्स के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा, 5 कंपोनेंट को हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब आते हो सेक्शंस पे। मेन आज मैं आपको 2-3 सेक्शंस बताती हूँ। फर्स्ट सेक्शन जो आपको बताती हूँ, और फर्स्ट की स्टार्टिंग करती हूँ। सेक्शन 1 है आपका, जिसमें शॉर्ट टाइटल प्लस एक्सेंट, एक्सेंट मतलब कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, प्लस कमर्समेंट। ये 3 चीजें आपके सेक्शन 1 के अंदर बताई गई हैं। शॉर्ट टाइटल क्या, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहाँ पे कहाँ तक होगा, इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होगा। कब लगा है, 1 अप्रैल 1962 से स्टार्ट हुआ है कमर्स होना। इनकम टैक्स एक्ट लगना 1 अप्रैल 1962 से स्टार्ट हुआ है। सेक्शन 2 के अंदर आपको डेफिनेशंस बताई हैं। सेक्शन 2 के अंदर आपको डेफिनेशन बताई है। सेक्शन 3 के अंदर आपको प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन बताई है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के केस में आपके पास कुछ एजम्पशंस भी आती हैं, मतलब क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या प्रीवियस ईयर हमेशा असेसमेंट ईयर के बराबर होगा, नहीं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आता है, क्या प्रीवियस ईयर हमेशा 12 मंथ का होगा, वो भी नहीं। तीसरी चीज ये आती है, क्या ऐसा कोई वे है जिसमें हम असेसमेंट ईयर की बजाय प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम को उसी सेम ईयर में ही टैक्सेबल कर देते हैं, सेम ईयर में टैक्सेबल हो जाती है। ऐसा कोई चीज है जहां पे सेम ईयर में टैक्सेबल हो जाती है, तो वहां पे आती है आपकी 5 एजम्पशंस। एक सेकेंड, 5 एजम्पशन आती है जहां पे प्रीवियस ईयर बराबर होता है आपके असेसमेंट ईयर के। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बराबर होने का मतलब क्या है, जिस साल आपने इनकम अर्न की है उसी साल आप टैक्स पे करोगे। क्या, जिस साल इनकम अर्न की है उसी साल टैक्स पे करोगे। अगर मैंने 2021 के अंदर 1 नवंबर 2021 के अंदर अपना बिजनेस शुरू किया था, और तो मेरा टैक्स कब बनेगा, मेरा टैक्स का ईयर बनेगा 22-23 के अंदर। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें 21 का टैक्स आपको 21 में ही पे करना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर सेम है। तो वो कौन सी एक्सेप्शंस होती हैं, वो कौन से क्या क्या चीजें हैं जहां आपको सेम ईयर पे ही टैक्स देना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, सेक्शन 172, सेक्शन भी याद रखना, सेक्शन 172 शिपिंग बिजनेस। शिपिंग बिजनेस, अगर आपका कोई शिपिंग बिजनेस है और वो शिपिंग बिजनेस जिसका है वो नॉन रेसिडेंट है, तो आपको इसी साल टैक्स पे करना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट है भाई तू, जब तू इंडिया से बाहर जा रहा है, क्या पता वापस आए ना आए, तो टैक्स दे के फिर जाइयो। समझ में आ गया, तो उसी साल उससे टैक्स ले लेंगे। सेकंड, सेक्शन 174 के थ्रू पर्सन कोई इंडिया को छोड़ के जाता है, पर्सन लीविंग इंडिया, पर्सन इंडिया को छोड़ के जा रहा है, तो तू बाद में जाइयो, पहले टैक्स दे के जा। परमानेंटली छोड़ के जा रहा है। सेक्शन नेक्स्ट है सेक्शन 174 ए। 174 ए आता है आपके एओपी, बीओआई या एजेपी के लिए। ये एजेपी बीओआई क्या है, अगर ये हमारे क्लोज हो चुके हैं, देखो एओपी बीओआई आर्टिफिशियल और एजेपी एसोसिएशंस ऑफ पर्सन, बीओआई की फुल फॉर्म क्या थी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन।
एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये तीनों बॉडी ऐसी है, ये तीनों वैसे हमारे एसएससी होते हैं। टोटल 7 टाइप के पर्सन आपको इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ने होते हैं, उसमें से 3 ये हैं, 4th आपका इंडिविजुअल है, 5th आपकी कंपनी है, एंड आगे पढ़ेंगे सारा। लेकिन फिलहाल इसको देखते हैं। ये 3 जो पर्सन है, ये पर्सन जो बनाए जाते हैं या ये ऑर्गेनाइजेशंस जो फॉर्म होती हैं, वो फॉर्म होती है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। हमेशा एओपी, बीओआई एंड एजेपी फॉर्म की जाती है पर्टिकुलर इवेंट के लिए या पर्टिकुलर पर्पस के लिए। अगर वो उनका पर्पस कंप्लीट हो गया या उनका इवेंट फुलफिल हो गया, उनका काम कंप्लीट हो गया, तो हम नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी तो एक्सिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ईयर में टैक्स कौन देगा? तो हम कहेंगे जिस साल पर्पस कंप्लीट हुआ है उसी साल टैक्स दे दो, तो सेम ईयर में इनसे टैक्स ले लिया जाती है। नेक्स्ट है 4th सेक्शन 175। ये जब एप्लीकेबल होता है व्हेन ट्रांसफर प्रॉपर्टी। मैं आपको इसका ना एक ऐसा निमोनिक दूंगी, आपको सारी की सारी चीजें एक ही बारे में याद हो जाएंगी। बस मेरे को 1 मिनट और दे दो, मैं ये 5 के 5 पॉइंट बता दो, फिर आपको इसका निमोनिक देने वाली हूँ मैं, बहुत बढ़िया। ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अवॉइड टैक्स, टैक्स को अवॉइड करने के लिए जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता हूं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके कहेगा भाई इधर आजा, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर बाद में करियो, पहले इस पे टैक्स दे मुझे, फिर ट्रांसफर करता रहियो। समझ में आया? उसके बाद आया 5th सेक्शन 176। आप डिसकंटिन्यू करते हो बिजनेस को, आप बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हो तो आपको सेम ईयर टैक्स देना पड़ेगा। इसमें से एक पर्सन या एक प्रोविजन, एक सेक्शन ऐसा है जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है इनकम टैक्स के थ्रू, अगर चाहो तो इसी साल पे कर दो या फिर अगले साल भी कर सकते हो। वो कौन सा सेक्शन है? वो सेक्शन है आपका 176, डिसकंटिन्यू बिजनेस। डिसकंटिन्यू बिजनेस के लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि भैया बिजनेस का ओनर तू चाहे तो इसी साल दे दे, अदरवाइज अगले साल दे दियो। ये ऑप्शन सिर्फ एक के पास ही होता है। समझ में आया? इन सबके पास ऑप्शन नहीं होता, इन सबको तो देना पड़ेगा, सेम ईयर ही देना पड़ेगा। ओवरऑल एक बार इसको समराइज करो। जनरल रूल क्या होता है हमारा? जनरल रूल ये होता है प्रीवियस ईयर जो है वो असेसमेंट ईयर के बराबर नहीं होता। प्रीवियस ईयर क्या होता है? सबसे पहले प्रीवियस ईयर वो ईयर जिसमें मैं इनकम अर्न करती हूँ। असेसमेंट ईयर वो ईयर जिसके अंदर मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। जनरली क्या होता है 2021 में जो मैंने इनकम का अर्न की है उसका टैक्स मैं 2022 में देती हूँ, मतलब कि मेरा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम नहीं हुआ। लेकिन 5 असम्पशंस देखी हमने जहां पे सेम होता है, वो 5 असम्पशंस ये हैं। इसका निमोनिक आप सभी याद रखोगे बहुत बढ़िया तरीके से, वो है सलाद, SLAAD। S सेक्शन 172 शिपिंग बिजनेस। L लीव इंडिया। A AOP, BOI and AJP. Again A avoid tax, property transfer to avoid tax. D discontinue business। हो गए सारे के सारे सेक्शन याद? हो गए ना सारे के सारे सेक्शन याद? हो गए ना? अब आ जाओ, हमने शुरू किया था यहां से वैसे। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। सेक्शन 2 डेफिनेशन। सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन बता रखी है। सेक्शन 4 आपका चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 4 आपका चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या है? चार्जिंग सेक्शन का मतलब ये है, यहां आपको बता रखा है द इनकम टैक्स शेल बी चार्ज्ड एन असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स चार्ज होगा असेसमेंट ईयर के अंदर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बता रखा है एट द रेट दैट प्रिस्क्राइब्ड द एनुअल फाइनेंशियल एक्ट।
उस रेट से चार्ज किया जाएगा जो प्रिस्क्राइब्ड जिस उस ईयर में एनुअल फाइनेंशियल एक्ट जो भी आपका लागू है। टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में जो आपने प्रीवियस ईयर में कमाई है ओन ए पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 231, सेक्शन 231 के अंदर आपकी डेफिनेशन दे रखी है पर्सन की। तो ओवरऑल चार्जिंग सेक्शन आपको ये बोलता है कि इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा असेसमेंट ईयर के अंदर उस रेट में जो एनुअल फाइनेंशियल एक्ट के अंदर बताया गया है। आपकी उस चीज पे जो टोटल इनकम आपने प्रीवियस ईयर कमाई है और हर एक पर्सन के लिए जो आपको सेक्शन 231 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ये है हमारा चार्जिंग सेक्शन। समझ में आया? समझ में आया? सेक्शन 5 है आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम का। स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 के अंदर आपको बताया है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब क्या है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले रेसिडेंट का स्टेटस। देखो इससे ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसको समझने से पहले रेसिडेंशियल स्टेटस आपको क्लियर होना चाहिए। अभी के लिए सिर्फ याद इतना रखो कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपको सेक्शन 5 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम एग्रीकल्चर इनकम को समझेंगे और रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में समझेंगे। गॉट इट? रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। आपको नंबर ऑफ डेज देके ये पूछ लेंगे कि ये रेसिडेंट बनेगा, नॉन रेसिडेंट बनेगा, इवन रेसिडेंट में ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। तो ये मैं थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से ही करवाना चाहती हूँ। आज की क्लास में नहीं करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस को। गॉट इट? इवन इसके बाद जो आपका सेक्शन आता है ना, सेक्शन 6, सेक्शन 6 में आपको रेसिडेंशियल स्टेटस ही बताया गया है। अभी आ ही गया तो मैं ना 1 मिनट करवा ही देती हूँ भाई, कर ही लो आज। स्कोप ऑफ टोटल इनकम फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बट एटलीस्ट रेसिडेंशियल स्टेटस तो कर लो आज। रेसिडेंशियल स्टेटस तो कर लो आज। रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले इंडिविजुअल का देखते हैं। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कहाँ बताया गया है? सेक्शन 6(1) के अंदर बताया गया है। अब कोई भी इंडिविजुअल है, सबसे पहले हम ये देखेंगे वो रेसिडेंट है या वो नॉन रेसिडेंट है, एनआर है। कोई भी पर्सन रेसिडेंट कब बनेगा? फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 डेज में वो प्रीवियस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 182 डेज में वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर वो 182 डेज और मोर स्टे होना चाहिए इंडिया में। फर्स्ट कंडीशन, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में अगर एक पर्सन 182 डेज और मोर इंडिया के अंदर स्टे है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो और लिख लो। सेकंड कंडीशन, 60 days in relevant previous year plus 365 days in 4 preceding previous year में होना चाहिए। या तो 60 दिन या उससे ज्यादा रेलिवेंट या नहीं सॉरी एंड यहाँ पे प्लस आएगा। एक सेकंड में इसको दोबारा रिपीट करती हूँ सेकंड कंडीशन को। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर एक पर्सन 60 डेज और उससे मोर इंडिया के अंदर स्टे होना चाहिए, प्लस उससे पहले वो प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर के अंदर 365 डेज टोटल इंडिया के अंदर रहना चाहिए। समझ में आया? ये प्लस होगा, या तो ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, या तो ये फुलफिल करो या फिर ये दोनों फुलफिल करो। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो हम जाएंगे कि हम
ऑर्डिनरी रेसिस्टेंट बनेंगे या नॉट ऑर्डिनरी रेसिस्टेंट बनेंगे। अब अगर रेसिस्टेंट तो बन गए हो, अगर इसमें से एक कंडीशन फुलफिल कर दी, अब ऑर्डिनरी कैसे बनेंगे, नॉट ऑर्डिनरी कैसे बनेंगे। ऑर्डिनरी के लिए आपको जो कंडीशन दी है वो दे रखी है 730 डेज इन 7 immediate preceding previous year plus resistant for 2 year out of 10 immediate preceding previous year प्लस है अगेन प्लस है, ध्यान देना क्या है ये बता रखा है। पहली कंडीशन 730 डेज या उससे ज्यादा आप पिछले 7 सालों के अंदर इंडिया के अंदर होने चाहिए, प्लस पिछले 10 सालों में से किसी भी 2 साल के अंदर आप इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए। क्लियर यहां तक? अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे, नहीं हुई तो नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे। और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। अगर इसमें से कोई कंडीशन फुलफिल होती है ना तो आप जाओगे ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी के ऊपर, अदरवाइज नहीं जाओगे। समझ में आया? अब एक प्रोविजन या असम्पशंस किसकी, 182 डेज। एक है हमारे पास कंडीशन 182 डेज, दूसरी कंडीशन है हमारी 60 डेज प्लस 365 फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 60 डेज इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यही है। लेकिन इन दोनों में से आपकी जो ये वाली कंडीशन है ना, सिर्फ एक यही अप्लाई होगी इन 3 केस के अंदर। इस वाली कंडीशन के थ्रू आप रेसिडेंट नहीं बन पाओगे। ये जो 3 केस मैं बताने वाली हूं इनमें, पहला केस सिटीजन लीव फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर गया है तो उसके ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, उसको रेसिडेंट बनने के लिए 182 डेज वाली कंडीशन ही फुलफिल करनी पड़ेगी। समझ में आया? सेकंड, सिटीजन मेंबर ऑफ, सिटीजन जो है वो मेंबर है आपका इंडियन शिप का, शिप मेंबर या क्रू मेंबर आप कह सकते हो। तो उस केस के अंदर भी आपको सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन ही फुलफिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, सिटीजन जो है वो परमानेंटली सेटल हो गया है, उसका वो सेटल्ड है अब्रॉड में, बट वो विजिट के लिए इंडिया आया है, विजिट टू इंडिया। वो वैसे तो परमानेंटली अब्रोड में रहता है लेकिन वो इंडिया घूमने के लिए आया है, तो उसके ऊपर भी 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लगेगी। ध्यान दे लो इन चीजों को। इनकम टैक्स के अंदर हमेशा प्रोविजंस या असम्पशंस के क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा आपसे। आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज ए वेरी बिग बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। होप सो यू लाइक दिस सेशन सॉरी। बाकी क्लासेस को भी आप प्लेलिस्ट से रेफर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।